अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एंजाइम्स। हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है कि एंजाइम्स होते क्या हैं और इन एंजाइम्स का ऑर्गेनिज़म्स के अंदर क्या रोल होता है या ये एंजाइम्स क्यों ज़रूरी होते हैं। एंजाइम्स की हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है और उसके बाद जब भी हम एंजाइम का टॉपिक डिस्कस करते हैं उसमें कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं जैसे सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, एक्टिव साइट। इन सारे टर्म्स का मतलब भी देखना है और ये हम किन पार्ट्स के लिए या किन चीज़ों के लिए ये हम टर्म्स यूज़ करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले एंजाइम्स क्यों ज़रूरी होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं उनकी बॉडी हर वक्त कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। उनकी बॉडी के अंदर हर वक्त कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, जैसे मूविंग, ब्रीथिंग, डाइजेशन का प्रोसेस, थिंकिंग। ये बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो हर वक्त ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, हर वक्त ऑर्गेनिज़म्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इन सारे फंक्शंस के पीछे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैं सिर्फ अगर ब्रीथिंग की एग्जांपल लेता हूँ तो ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करवाते हैं। तो इस ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मसल्स की मूवमेंट होती है और उन मसल्स की मूवमेंट के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। और ये एटीपी आपको पता है कहाँ से बनती है, किस प्रोसेस के ज़रिए बनती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होता है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इसको हम फर्दर ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिवाइड करते हैं और ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स या मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर होते हैं वो कौन से हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इन रिएक्शंस के नतीजे में क्या बनती है? एटीपी बनती है। और वो एटीपी फिर हमारे मसल्स यूज़ करते हैं और जिसकी मदद से फिर मसल्स मूव करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस CO2 की फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन और भी बहुत सारी फॉर्म में जिसके ज़रिए ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से लंग्स तक आती है और फिर लंग्स से हमारी बॉडी या लंग्स से फिर इसे ब्रीथिंग के प्रोसेस के ज़रिए बाहर रिमूव करवाया जाता है। तो वो कौन कौन सी फॉर्म्स है? बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनिक एसिड्स। इन फॉर्म्स में इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से लंग्स तक, फेफड़ों तक लाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की इन फॉर्म्स में कन्वर्जन भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए हो रही होती है। और ये सारे केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनती है जिसको बॉडी यूज़ करती है, वो सारे केमिकल रिएक्शंस इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं। अब एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्यों हो रहे होते हैं उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं। इसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस। तो डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है? कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स की ब्रेकडाउन होती है सिंपलर सब्सटेंसेस में। और वो प्रोसेस या वो केमिकल रिएक्शंस जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद फर्दर आगे हम देखें तो ये जो एटीपी हम कहते हैं हमारी बॉडी यूज़ करती है, इस एटीपी की ब्रेकडाउन भी, इस एटीपी से हमें जब एनर्जी मिलती है, इसकी जब ब्रेकडाउन होती है ये एटीपी में कन्वर्ट होता है। तो इवन ये कन्वर्जन भी एंजाइम्स की मौजूदगी में होती है। और वो एंजाइम जो एटीपी की ब्रेकडाउन करवाता है उसे हम कहते हैं एटीपीएस। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जिसके नतीजे में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनती हैं और उन चीज़ों को हमारी बॉडी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनको हम एक नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस, इनको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या होता है? या तो कुछ सब्सटेंसेस टूटती हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कुछ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूट के सिंपलर सब्सटेंसेस बनाती हैं। या हम कहते हैं कि कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस जुड़ती हैं और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनती हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। यानी ये मेटाबॉलिज्म, इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म जिसमें सिंपलर सब्सटेंसेस आपस में जुड़ती हैं और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनती हैं, और कैटाबॉलिज्म में कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो टूटती हैं, किस में? सिंपलर सब्सटेंसेस में।
तो इस तरह से ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, या ये केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट्स बनती हैं। चाहे वो मैं कहता हूँ कि कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, वो आपस में मिलके कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना रहे हैं, तो वो उसमें सिंपलर सब्सटेंसेस क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। और फिर जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो क्या हैं, हमारी प्रोडक्ट हैं। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ अगर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो टूट के सिंपलर सब्सटेंसेस बना रही हैं, तो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या हैं, हमारे रिएक्टेंट्स समझ लें। और वो जो सिंपलर सब्सटेंसेस बनती हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में, वो हमारी क्या बन जाती हैं, प्रोडक्ट होती हैं। तो इस तरह से हर केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनती है। और ये रिएक्टेंट तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जब इनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, या जब इन्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले, तब ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। और वो एनर्जी जो किसी रिएक्टेंट को, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी रिएक्टेंट को रिक्वायर होती है कि वो किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी रिएक्टेंट को रिक्वायर होती है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। यानी सिंपल फॉर्म में आप ऐसा कह सकते हैं कि रिएक्टेंट को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है जिससे वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। अगर वो एनर्जी रिएक्टेंट्स को मिले तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर वो एनर्जी ना मिले तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं वो खुद ब खुद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनको जो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है वो बहुत कम होती है, वो इजीली अवेलेबल हो जाती है हीट की फॉर्म में, किसी और फॉर्म में वो एनर्जी इजीली रिएक्टेंट्स को मिल जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो खुद ब खुद नहीं हो पाते, क्योंकि उनके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको जो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से वो रिएक्शंस खुद ब खुद नहीं हो पाते। तो इसी तरह से जो केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें भी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब उन्हें उतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात कि बहुत सारी सबस्ट्रेट होती हैं वो बहुत सारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते किसी भी रिएक्शन के अंदर, क्योंकि उन्हें उतनी एनर्जी, उतनी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी उन्हें ज़रूरत होती है उतनी नहीं मिल पाती। और वैसे भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं उनको जो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और लिविंग सिस्टम के अंदर वो एक्टिवेशन एनर्जी हीट की फॉर्म में नहीं मिल सकती। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एक्टिवेशन एनर्जी हीट की फॉर्म में नहीं मिल पाती। और इसी तरह से बहुत सारे हज़ारों की तादाद में केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस को जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे रोल आता है एंजाइम्स का। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। एंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। यानी जो किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को एंजाइम्स क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो कैसे कम करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है उस ज़रूरत को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। रिएक्शन जल्दी क्यों होता है और एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं वो भी देखते हैं हम। अब जो रिएक्शन रेट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रिएक्शन रेट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स या जो रिएक्टेंट्स हैं
वो जो रिएक्ट कर रहे होते हैं वो कितनी जल्दी एनर्जी बैरियर को या एक्टिवेशन एनर्जी को हासिल करते हैं, यानी जितनी जल्दी उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाता है। तो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है उससे क्या कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। यानी पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी हासिल करने के लिए उन्हें टाइम लगना था वो नहीं लगेगा, यानी उस एक्टिवेशन एनर्जी के बगैर रिएक्शन क्या हो जाता है, रिएक्शन टेक प्लेस हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है और ये रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो इस तरह से एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को ही कम कर देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, रिएक्शंस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन रेट ही डिपेंड एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कर रहा होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी जल्दी रिएक्टेंट्स को मिलेगी। जब इस एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को ही कम कर दें तो रिएक्शन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देयरफॉर एंजाइम्स स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स रिएक्टेंट्स कैन क्रॉस एनर्जी बैरियर ईजीली। मतलब वो ईज़िली उस एनर्जी बैरियर को, उस एक्टिवेशन एनर्जी को हासिल कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और इस तरह से जो रिएक्शन रेट होता है वो कई गुना तेज़ हो जाता है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं ये एंजाइम्स के बगैर भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस एंजाइम के बगैर हो सकते हैं, लेकिन वो इतने स्लो होंगे कि उनका फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी अगर कोई रिएक्शन सेकंड्स में हो रहा है तो एंजाइम्स के बगैर वो दिनों में हो सकता है या घंटों में हो सकता है, तो उसका फिर ऑर्गेनिज्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो एंजाइम्स रिएक्शन की स्पीड को कई गुना तेज़ कर देते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि एंजाइम्स क्यों ज़रूरी होते हैं। अब एंजाइम्स होते क्या हैं वो हम देखते हैं। तो एंजाइम्स क्या हैं, दे आर एक्चुअली प्रोटीन्स। एंजाइम्स एक्चुअली प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन्स भी कौन सी होती हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स आपको पता है, हम प्रोटीन्स को मेजरली दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, दूसरी होती हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। जो फाइब्रस होती हैं उनको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी मोस्टली कहते हैं, और जो ग्लोब्यूलर होती हैं उनको हम फंक्शनल प्रोटीन भी कहते हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे ये रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट नॉर्मली हम उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। जैसे लैब्स के अंदर भी हम बहुत सारे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें स्पीड अप कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मैंने बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें ये स्पीड अप करते हैं, इस वजह से मैंने कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। यानी कि यूज़ नहीं होते, यूज़ हुए बगैर क्या करते हैं, रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर कोई एंजाइम है वो किसी रिएक्शन को करवा रहा है, तो रिएक्शन के दौरान थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंजेस होती हैं। तो जब रिएक्शन हो जाता है तो एंजाइम दोबारा से अपनी कंडीशन में, दोबारा से अपनी हालत में आ जाता है, यानी उसकी पहले वाली कंडीशन दोबारा से आ जाती है। तो इस तरह से ये एंजाइम यूज़ हुए बगैर क्या करते हैं, रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। इसके बाद हम इन एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो इन एंजाइम्स को हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहते हैं। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट का मतलब क्या है, कैटलिस्ट मतलब हम उस सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं जो रिएक्शंस को स्पीड अप करती है। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जैसे कि एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, एंजाइम्स को दे आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। और दूसरी चीज़, ये रिएक्शन रेट को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। अब आपको पता है रिएक्शन रेट को स्पीड अप कैसे करते हैं, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो वहाँ पे हमने देखा था कि एंजाइम रिएक्शन के रेट को तेज़ करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम करके। तो आगे हम देखेंगे कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम कैसे करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद हम ये भी देखेंगे कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम कैसे करते हैं। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी, एंजाइम्स रिक्वायर इन वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ये रिक्वायर होते हैं। इसकी दो मेन रीज़न्स अपने जहन में रखनी है कि एंजाइम्स स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर क्यों होते हैं। सबसे पहली रीज़न, एंजाइम रिएक्शंस को बहुत जल्दी करवा रहे होते हैं, यानी कुछ सेकंड्स में, कुछ मिली सेकंड्स में एक रिएक्शन होगा
और उस रिएक्शंस के होने के बाद दोबारा से एंजाइम अपनी हालत में आ जाते हैं तो वो फर्दर अगले रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिनको हर एक केमिकल रिएक्शन को एक स्पेसिफिक एंजाइम कैटलाइज कर रहा होता है, तो वो केमिकल रिएक्शंस एक स्पेसिफिक अमाउंट में होने चाहिए, एक स्पेसिफिक तादाद में होने चाहिए। उस तादाद से कम या उस तादाद से बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा, वो ऑर्गेनिज़म को नुकसान पहुंचाएंगी। यानी उस केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक हद तक बननी चाहिए। उस हद से अगर ज़्यादा भी होंगी तो भी नुकसान होगा, अगर बहुत ज़्यादा कम होगी तो फिर भी नुकसान होगा। तो इस तरह से एंजाइम्स बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। इसके बाद ये एंजाइम पीएच और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। पीएच और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी अगर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में काम कर रहे होते हैं और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर कर दें तो एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन्स हैं और इन एंजाइम्स के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बॉन्ड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और वो बॉन्ड्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो वो बॉन्ड्स टूटते हैं तो एंजाइम्स डीनेचर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका स्पेसिफिक, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर उसके एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से एंजाइम्स एक स्पेसिफिक पीएच में काम कर रहे होते हैं और उस स्पेसिफिक पीएच से ज़्यादा या कम पीएच हो तो तब एंजाइम्स काम नहीं कर पाते।